सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगी। अर्थव्यवस्था का पूरा रोड मैप प्रस्तुत किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और इसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार दावा भी करता रहा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। क्या समझ में आया है इस रोड मैप से? ये रहेगा जैसे मानसून खत्म हो जाएगा देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए एक 100 दिन का एजेंडा तैयार किया है और एक लॉन्ग टर्म एजेंडा भी तैयार किया है, और उसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत साफ तौर पर दिखा है। अब देखिए, भाषण के बिल्कुल शुरुआत में 5-6 मिनट बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिन में मेरी सरकार एक नया बजट पेश करने वाली है, जो एक जिसमें आपको दूरगामी नीतियां और एक फ्यूचरिस्टिक विजन मिलेगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इसमें सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास से जुड़े बड़े फैसले का ऐलान जो है इस बजट में किया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके 3 पिलर्स हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके तहत जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके तहत न सिर्फ निवेश बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। दूसरा, उन्होंने सर्विसेज सेक्टर का जिक्र किया जिसमें काफी अच्छा विकास हुआ है। और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़े, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी, ये बात राष्ट्रपति ने कही है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार कार्यभार संभाला था तो जो पहली फाइल प्रधानमंत्री ने साइन की थी वो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो 17वीं किस्त है किसानों को उसको पास करने से जुड़ी थी। और राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार कटिबद्ध है कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, और उन्होंने कहा कि चाहे वो कृत्रिम खेती हो जिसके लिए एक सप्लाई चेन तैयार किया जा रहा है, बल्कि साथ ही कृषि क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़े, जो दलहन और तिलहन जैसी जो फसलें हैं उसमें भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े, इसके लिए जो एमएसपी है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि पिछले 10 साल में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो कार्य उठाए हैं और आने वाले समय में सरकार और क्या करना चाहती है। तो एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन भी दिखता है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और एक शॉर्ट टर्म जो स्ट्रैटेजी है, 100 दिन का जो एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका एक बड़ा रिफ्लेक्शन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज दिखा है। जी, महिलाएं भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए इस अभिभाषण में किन बातों का जिक्र था। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, महिलाओं और किसानों पर किन किन बातों का जिक्र किया है? देखिए, किसान यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट शब्द इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। एक बड़ा वहाँ से हरियाणा तो किसान बाहुल्य प्रदेश है। देखिए, चुनाव को साइडलाइन कर देना चाहिए और हमें सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पे अगर बात करनी हो तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि दुनिया की ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 15% है और ये तभी और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है, जब हमारी कृषि अर्थव्यवस्था बढ़े। अब इसके लिए राष्ट्रपति ने बताया जो किसान हैं उनको जो छोटी ज़रूरतें हैं उनकी वो पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार किसान सम्मान निधि योजना चला रही है और इस योजना के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। और ये जो नई सरकार है यानी मोदी कार्यकाल का तीसरा जो कार्यकाल है, इसमें 20,000 करोड़ रुपए अभी तक किसानों को सम्मान निधि में दिए जा चुके हैं। इसके अलावा मिलेट्स का जिक्र किया, वो मोटा अनाज जिसको आम आदमी खाने से कई बार कतराता भी है या उसको यूज़ नहीं करता है, उसके लिए सरकार ने पिछले कार्यकाल में अभियान चलाया था और इस सरकार को फिर से मिलेट्स को जोर देने के लिए न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में मोटे अनाज का एक्सपोर्ट हो, इस पर भी सरकार जोर देगी और किसान जो हैं उनका ग्रोथ ज़्यादा हो सके, कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ सके, इसलिए सिर्फ खेती नहीं बल्कि कृषि से संबंधित जो बाकी सेक्टर्स है जैसे फिशरीज़ है या डेयरीज़ हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश करेगी। यानी कि भारत का वो हिस्सा, आबादी का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा निर्भर है कृषि पर, उसको अगर हम ग्रोथ दिला देते हैं, उसकी आय अगर दूनी हो जाती है तो निश्चित तौर पे जो भारत की हिस्सेदारी 15% है, इसको संभवतः हम 20% या उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसीलिए सरकार की जो प्राथमिकता है वो किसान है। अब आपने कहा महिला, आधी आबादी की बात है और अगर चुनाव का आपने जिक्र किया तो बीजेपी को सबसे एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का माना जाता है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था से जोड़ के महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति ने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो मकान दिए जाएंगे वो महिलाओं के होंगे। यानी महिलाओं में
आत्म सुरक्षा, आत्मनिर्भरता दोनों का एक भाव हो, इसके लिए सरकार कोशिश करेगी और 3 करोड़ में ज़्यादातर घर महिलाओं को मिलेंगे। इसके अलावा लखपति दीदी बनाने की योजना, चूँकि महिलाएं गांव में जो रहती हैं वो काम नहीं करती हैं, घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं या थोड़ा बहुत खेती में योगदान देती हैं, लेकिन आय उनके उसके बदले में उनकी नहीं हो पाती है। उनकी आय हो सके इसके लिए लखपति दीदी योजना चलाई जाएगी और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं वो खेती में आत्मनिर्भर हो सके, इसलिए उनको आधुनिक तौर पर खेती के उपकरणों से थोड़ा सा प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो भी खेती में आए और नए नए जो साइंटिफिक तरीके हैं उनको अख्तियार कर सके। और ये सब कुछ अगर किया जाता है और अगले 5 सालों में अगर सरकार ये करने में सफल होती है तो निश्चित तौर पे भारत की दुनिया में जो ग्रोथ में हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि किसानों की एक आबादी वो बहुत बड़ी है। देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 60% या डेटा कहता है 67% की आबादी ऐसी है जो कृषि आधारित है और इसके अलावा महिलाएं जो कि आम तौर पर गृहिणी के तौर पर उनको माना जाता है, शहरी क्षेत्रों में छोड़ दे तो गाँव में महिलाओं की आय ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाती है। तो इसलिए महिलाओं की जो डेवलपमेंट है वो बेहद ज़रूरी है और सरकार की प्राथमिकता इस बार यही होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले कार्यकाल में ये कहा था कि उनके लिए जातियों के तौर पर सिर्फ 4 जातियाँ हैं, उनमें युवा है, उनमें किसान है, उसमें महिला भी है। तो किसान और महिला 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको राष्ट्रपति मानती हैं कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में और ज़्यादा डेवलप करेगी, ग्रोथ करेगी और इसके लिए काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये तो रही किसान और महिलाओं की बात। अब युवाओं की नज़र भी है एक मुद्दे पर, पेपर लीक का मुद्दा जो पिछले दिनों छाया रहा है। प्रभाकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो पेपर लीक पर हमें जानकारी देंगे कि रोड मैप क्या है, क्या नया कानून बनाया जा सकता है या कानून में कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्या नजर आया आपको अभिभाषण में? जी देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले पे सरकार की किरकिरी हुई है, सरकार दबाव में रही है, जिस तरीके से विपक्ष को इस पे मौका मिला है सरकार पे हमला करने का, और ख़ासकर जो युवा वर्ग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो नीट का परीक्षा दे रहे हों या कोई और भी परीक्षा दे रहे हो, उनका जैसे विश्वास हिला है सरकार पर, तो जाहिर तौर पे इस पे आप देखेंगे आने वाले समय में आमूल चूर परिवर्तन होगा। देखिए, जो नीट पेपर लीक का मामला हुआ है उसे ऑलरेडी सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई उस पर ज़ोर शोर से तफ्तीश में लगी हुई है और काफ़ी तेज़ी से इस पे कार्रवाई की जा रही है। और हमने देखा कि एनटीए के जो चीफ हैं उन्हें बदला गया, उसके बदले जिन अधिकारी को वहाँ बैठाया गया है उनका ये रेपुटेशन है, माना जाता है कि वो काफ़ी प्रभावी हैं इस क्षेत्र में, उनका एक्सपीरियंस रहा है और जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है वो कड़े निर्णय लेते हैं। तो आप देखिएगा कि जो पेपर लीक या जो हमारी जो एग्ज़ाम की पद्धति है उसमें आपको अब कुछ आमूल चूल परिवर्तन मिलेगा, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को ये दिख रहा है कि जो उनकी जो पुरानी पद्धति है जिससे वो अब परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं पूरे देश में, उसमें लूप होल है। एनईटी मामला हो या और भी जो नेट का मामला हो, बहुत सारे ऐसे परीक्षा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें इस तरह की पेपर लीक की बात हुई है। तो जो वन नेशन वन एग्ज़ाम की जो ये बात कर रहे थे उसमें बहुत सारे लूप होल हैं, बहुत सारी खामियां हैं और उन खामियों को दुरुस्त करना होगा। इसलिए आपने देखा कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने स्पेशली इसका जिक्र किया, एनईटी पेपर घोटाले का जिक्र किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो युवा वर्ग हैं उन्हें विश्वास में लेना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मौका मिल गया है, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखें, चाहे विपक्ष को देखें, वो लगातार सरकार पे इस पे हमला कर रहे हैं और सरकार जो है इस पे बहुत कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि सामने जो है वो पेपर लीक हुआ पड़ा है और जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, वो परेशान घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मनोरंजन भारती भी हैं। हम अब डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। बाबा, अभिभाषण सुना हमने, उन्होंने आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया, जो हम कोरोना काल से सुनते आ रहे हैं कि आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है लोगों को, लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन लाभ ले पा रहा है, कितने लोगों को अब तक लाभ मिला है, आगे क्या रोड मैप है ये सरकार का? देखिए, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि 55 करोड़ जो हैं लोग आयुष्मान भारत जो हेल्थ स्कीम है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। आपको मालूम है ये जन औषधि केंद्र जो है यहाँ पर सस्ती में दर पर जो है जेनरिक दवाएँ मिलती हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही अपने अभिभाषण में कि 70 साल से अधिक के उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत
फ्री जो है चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी, उनका इंश्योरेंस होगा। एक तरह से ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि 10 साल में 15 नए एम्स खोले गए हैं और 315 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया और डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का जो सर्विस सेक्टर है, खासकर टूरिज्म, और उसमें उन्होंने हेल्थ टू वेलनेस ये वर्ड उन्होंने यूज किया है, में भारत जो है एक शक्ति बन करके उभरा है। इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हो रही है और साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इससे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल योगा डे को हाल ही में पूरी दुनिया ने मनाया और योग और आयुष जो है वो मैंने आयुर्वेद का उपयोग करके उन्होंने कहा कि दुनिया को ये जो है योग और आयुष जो है एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मदद कर रहा है। तो अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर की इन रूपरेखाओं को रेखांकित किया है। बिल्कुल, अब हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही जुड़ रहे हैं प्रशांत भी हमारे साथ, और एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव रंजन। सबसे पहले उमाशंकर सिंह आप पे आऊंगी मैं, क्योंकि सेना का जिक्र यहाँ पर किया है, साथ ये भी कहा है उन्होंने कि कई देश हैं जो भारत से हथियार ले रहे हैं। क्या रोड मैप आगे रहने वाला है, क्या समझ में आया अभिभाषण से? जी, मेरे ख्याल से राजीव इस सवाल का जवाब देंगे। सेना से जुड़ी हुई बात है। राजीव जी, आप जवाब दीजिए। राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मोदी सरकार की जो 10 साल की उपलब्धियां रही, उन सारी चीजों को बताने की कोशिश किया गया और खासतौर से जो फोकस किया गया रक्षा क्षेत्र पर बताया गया कि साफ तौर पर सेना को ये कहा गया है कि आप आत्मनिर्भर हथियारों का इस्तेमाल करें, यानी जो देश में बने हुए हथियार हैं उनका इस्तेमाल करें। और सरकार की कह सकते हैं कि एक जोर देने का फोकस का नतीजा है कि आज जो 70% से ज्यादा उपकरण जो है वो देश में बनने लगे, उन चीजों का इस्तेमाल जो सेना कर रही है। सेना के लिए जिस तरह का फोकस जो मौजूदा सरकार दिखा रहे उसको फोकस किया गया, और खासतौर से केवल हथियार ही देश में बने हथियार नहीं किए जा रहे, इस्तेमाल किए जा रहे, बल्कि बाहर के दूसरे देशों में भी हमारे हथियार जो है रूस की बात की गई है, उसको अब निर्यात किया जा रहा है, फिलीपींस को बेचा जा रहा है। तो अब जो फोकस है बाहर से हथियार खरीदने पर नहीं है, बल्कि जो दूसरे देश है उनको हथियार को बेचने पर है। अब फोकस यह भी है कि जिस तरह से रूस जो है केवल अपने देश में बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करता है, अब आने वाले दिनों में भारत भी ऐसा हो सकता है कि सारे हथियार का इस्तेमाल वो देश में बने हुए हों। हालांकि कुछ जो क्रिटिकल कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे रफाल की बात करें तो रफाल जैसा जो कह सकते हैं फाइटर भारत में नहीं बनता है, तो इसलिए रफाल जो है फ्रांस से लिया गया। लेकिन अगर तेजस की बात करें, उस रेंज की अगर फाइटर की बात करें देश में बनता है, तो अब उसका इस्तेमाल जो है भारतीय वायुसेना कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कर रही है, और अब उसे दूसरे देशों में बेचने की बात चल रही है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रशांत भी मौजूद हैं। प्रशांत, अगर हम जिक्र करें सामाजिक सुधार की, तो मोदी सरकार का हमेशा ये नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास, और एक और जोड़ दिया गया है सबका विश्वास। तो इस रोड मैप में आपको क्या नजर आया? नहीं, देखिए आरजू, प्रधानमंत्री ने अक्सर ये कहा है, आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी उनका ये कहना था कि देश में उनके मुताबिक केवल 4 प्रमुख जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला। और अब अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखेंगे तो इन 4 जो सेक्शन है समाज की जो सेक्शन है उस पर काफ़ी जोर दिया है राष्ट्रपति ने। अगर हम बात महिलाओं की करें तो अपने अभिभाषण में उन सभी चीज़ों की गिनती कराई गई है जो महिलाओं के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सरकार का ये एक बड़ा फोकस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसको कैसे सशक्त बनाया जाए, उस पर बड़ा जोर रहा है पिछले 10 वर्षों में, और उसको आगे भी ले जाया जाएगा। इसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण में मिलती है, जब सरकार ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और मजबूत किया जा रहा है। 10 करोड़ महिलाएं अभी तक इससे जुड़ चुकी हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो दायरा है वो भी काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। चाहे वो लखपति दीदी की बात हो, आप जानती हैं सरकार 1 करोड़ लखपति दीदी देश भर में तैयार हो सकें, जिनकी कमाई कम से कम साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, उसको तैयार करने की कोशिश कर रही है, और उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बड़ा योगदान है। उसी के तहत ये फंडिंग की जाती है और लखपति दीदी को तैयार किए जाने की बात होती है। इसके अलावा महिलाओं के बारे में सरकार ने कहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना है
उसमें ज़्यादातर जो महिला आवास का आवंटन है वो महिलाओं के नाम से ही किया जा रहा है। तो महिलाओं के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का मामला हो या फिर और जो महिलाओं के लिए कदम उठाए गए हैं। रही बात गरीबों की, गरीबों के लिए जो सरकार ने कदम उठाए, चाहे कोरोना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात हो या आयुष्मान योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया। और एक बड़ी घोषणा आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये की गई, जो सरकार ने पहले तय भी कर लिया है कि अब 70 साल के से ज्यादा के जो भी बुजुर्ग होंगे, चाहे वो गरीब हो या नहीं हो, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो या नहीं आते हो, सबको 70 साल के ऊपर अब हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसी तरह युवा हो, ये तो चाहे रहे किसान इन हो, हाउस मुद्दे जो हमारे देश के मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी नजर रखनी होगी कि ग्लोबली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने जिक्र किया कि आने वाला दौर भारत का है। उमा शंकर सिंह हमें इस पर जानकारी देंगे। उमा, उन्होंने ये भी कहा कि ये सदी भारत की है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पिछले 10 सालों की कामयाबी का एक तरह से लेखा जोखा देते हुए कहा कि किस तरीके से भारत का जो प्रभाव है दुनिया के देशों में बढ़ा है और जो 15% का जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था में वो है। सबसे अहम बात यह है कि हमने देखा है हाल के दिनों में, हाल के सालों में, कि किस तरीके से भारत ने अपनी जगह जो है वो एक अलग जगह जो है, अलग पहचान जो है दुनिया में बनाई है। पिछले ही साल G20 का जो कामयाब एक आयोजन है वो किया गया। इसके अलावा ब्रिक्स के परिवार को जो है बड़ा किया गया, उसमें भारत का अहम योगदान रहा। और इसके अलावा जिस तरीके से दुनिया में कई इलाकों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने ये कहा कि उन कन्फ्लिक्ट के बावजूद भारत जो है वो अपनी तरक्की को बरकरार रखे हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हमने देखा है कि चाहे यूक्रेन रूस युद्ध हो या फिर इजराइल हमास युद्ध हो, और इस बीच में जो आर्थिक नुकसान दुनिया के देशों को उठाना पड़ रहा है, हुती के हमलों की वजह से जो लाल सागर है वहां से आवाजाही जो है वो मुश्किल हो गई। तो इन सब चुनौतियों के बीच भी जो है भारत अपनी जो आर्थिक तरक्की है उसको बरकरार रख पाने में कामयाब हुआ है और 11वीं से उठकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस बात का जिक्र भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया। आर्थिक शक्ति होना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसके आधार पर ही दुनिया में आप अपनी पहचान या अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाते हैं। और पिछले 10 सालों में भारत ने ये बखूबी किया। हमने देखा कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ किस तरीके से भारत के संबंध जो है वो मजबूती से आगे बढ़े हैं। अगर हम यूक्रेन और रूस युद्ध की बात करें तो भारत ने एक बिल्कुल बीच का रास्ता लेते हुए, एक संतुलित रास्ता लेते हुए राष्ट्रपति पुतिन से ये भी कहा कि युद्ध का काल नहीं है, और दूसरी तरफ यूक्रेन को जो अपना समर्थन है वो देना जारी रखा। लेकिन अभी हमने ये भी देखा कि स्विट्जरलैंड में जो शांति सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने शिरकत तो जरूर किया, लेकिन उसके प्रस्ताव पर अपना दस्तखत नहीं किया, क्योंकि उसे लगता है कि एक तरह से ये प्रयास था और ऐसे में शांति स्थापना नहीं हो सकती। तो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपनी बात को मजबूती से रखा है और साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बरकरार रखा। इस बात का प्रमुखता के साथ जिक्र किया राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में। बिल्कुल, राष्ट्रपति का ये अभिभाषण जिन भी मुद्दों का जिक्र इनमें रहा उस पर बहुत ही बेहतरीन चर्चा हमारे सहयोगियों के साथ हुई है। डिटेल में उन्होंने बताया कि किन किन क्षेत्रों में अब आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है मोदी सरकार 3.0 का।